नमस्कार, मैं प्रियंका। खबर महाराष्ट्र में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोयला खदान प्रभावितों को 10 लाख तक का मुआवजा। महानायक ने दी राय, सबसे रोमांटिक जोड़ी एक साथ पर्दे पर। और महाराष्ट्र दिन के अवसर पर हमारा उन महान पुरुषों को सलाम करता एक रिपोर्ट। अब खबरें विस्तार से। महानायक अमिताभ बच्चन ने एक कार्यक्रम के दौरान फिल्म अभिनेत्री रेखा के साथ काम करने के सवाल पर कहा कि यदि कोई अच्छी कहानी मिली तो हम जरूर साथ काम करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो दशकों पूर्व बड़े पर्दे की सुपरहिट जोड़ी एक बार फिर दर्शकों के सामने होगी। अपनी आगामी फिल्म डिपार्टमेंट का प्रमोशन करने पहुंचे अमिताभ ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अगर कहानी अच्छी होगी और पसंद की जाएगी तो रेखा के साथ काम करने में मुझे कोई एतराज नहीं होगा। अमिताभ और रेखा ने साथ में अब तक 12 फिल्में की हैं। इनमें गंगा की सौगंध, आलाप, ईमान धर्म, दो अनजाने, मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, खून पसीना, नमक हराम, मिस्टर नटवरलाल, राम बलराम, सिलसिला, सूरमा भोपाली प्रमुख हैं। रेखा के साथ अमिताभ की आखिरी फिल्म सूरमा भोपाली 1987 में आई थी। अमिताभ की आखिरी रास्ता व सूर्यवंशम में भी रेखा ने अपनी आवाज के साथ मौजूदगी दर्ज कराई। अब 30 साल बाद भी हर कोई इस जोड़ी को एक साथ देखना चाहता है। अमिताभ ने रेखा और सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा के लिए योग्य उम्मीदवार माना है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए योग्य व काबिल लोगों को नामांकित किया गया है। उन्होंने सचिन और रेखा को इसके लिए बधाई भी दी। महानायक अमिताभ बच्चन ने एक कार्यक्रम के दौरान फिर अभिनेत्री रेखा के साथ काम करने के सवाल पर कहा कि यदि कोई अच्छी कहानी मिली तो हम जरूर साथ काम करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो दशकों पूर्व बड़े पर्दे की सुपरहिट जोड़ी एक बार फिर दर्शकों के सामने होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 99, मुंबई। कोयला खदानों के लिए अधिग्रहित जमीन को 6 से 10 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलेगा। भाजपा ने इस मुआवजे को किसान के हित में बताते हुए कहा कि इससे विदर्भ के 15,000 किसानों को फायदा मिलेगा। कोल इंडिया के नए निर्णय के अनुसार बंजर जमीन को 6 लाख रुपए, असिंचित जमीन को 8 लाख रुपए व सिंचित जमीन के बदले 10 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलेगा। सांसद अहीर ने कहा कि कोल इंडिया का ये मुआवजा अन्य प्रकल्पों के लिए भी मार्गदर्शक साबित होगा। विदर्भ में नागपुर के अलावा चंद्रपुर व यवतमाल जिले में कोयला खदानों के लिए बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहित की गई है। इससे पहले किसानों को 20 से 30 हजार रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलता था। मुआवजे में बढ़ोतरी की मांग को लेकर किसानों का संघर्ष चल रहा था। दिल्ली में कोयला मंत्रालय से लेकर राज्य सरकार से विभिन्न स्तरों पर मांग की गई थी। कोल इंडिया ने छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मुआवजा लागू कर किसानों को राहत दी है। सांसद श्री अहीर केंद्रीय कोयला मंत्रालय स्थायी समिति के सदस्य भी हैं। रविवार को विदर्भ विभागीय भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा में श्री अहीर ने कहा, विदर्भ के तीनों जिलों के 15,000 किसानों को मुआवजे का लाभ मिलेगा। अब तक कोयला खदानों के लिए राज्य सरकार व कोल इंडिया के नियमों के अनुसार जमीन अधिग्रहित की जाती थी। दोनों कानून के तहत मुआवजा दर वृद्धि का अधिकार जिला अधिकारियों को था। अपर्याप्त मुआवजा मिलने के कारण विदर्भ में किसानों के विरोध के चलते कई प्रकल्प अटके थे। कानून जिले में सांवरेन, उमरेड, यवतमाल जिले में वणी व उत्तर वणी, चंद्रपुर जिले में बल्लारपुर, माजरी क्षेत्र में कोल इंडिया के 36 प्रकल्प बाधित थे। प्रकल्पों के लिए 60,000 हेक्टेयर जमीन की जरूरत थी। चरणबद्ध तरीके से जमीन अधिग्रहण का प्रयास जारी था। पहले चरण में 20,000 हेक्टेयर जमीन के लिए 15,000 किसानों को नोटिस दी गई थी। श्री अहीर ने बताया कि मुआवजा संबंधी किसानों के विरोध का हल निकालने के लिए 12 व 13 मार्च को कोल इंडिया के संचालक मंडल की बैठक हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मुआवजा देने का निर्णय लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 99, मुंबई। मुंबई हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में साफ किया है कि बच्चों से मिलने के मामलों में माता पिता को कुछ हद तक नरमी बरतने की जरूरत है। ऐसे मामलों में अभिभावकों के अधिकारों को निर्धारित करने की बजाय बच्चों के हक पर जोर दिया जाता है, ताकि तय किया जा सके कि बच्चे अपने माता पिता से मिलना चाहते हैं या नहीं। न्यायमूर्ति रोशन दलवी ने कहते हुए एक पिता के आवेदन को खारिज कर दिया। पिता ने आवेदन में अपनी 15 व 16 वर्षीय बेटी से मिलने की अनुमति मांगी थी। मामला मुंबई निवासी रमेश सिंह का है। रमेश ने पारिवारिक न्यायालय के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में आवेदन किया था। पिछले साल न्यायालय ने रमेश को अपनी बेटियों से मिलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, लेकिन न्यायालय ने रमेश को अपने 9 वर्षीय बेटे से मिलने की अनुमति दे दी थी। न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि बेटियां उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं कि वे तय कर सकती हैं कि उन्हें अपने पिता से मिलना है या नहीं।
फैसले से असंतुष्ट रमेश ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में रमेश ने साफ किया कि नियमानुसार जब तक उनकी बेटियां 18 साल की नहीं हो जाती तब तक वे अपनी बेटियों से मिल सकते हैं। न्यायमूर्ति दलवी ने सुनवाई के दौरान पाया कि रमेश व उनकी पत्नी के बीच गहरा विवाद जारी है। दोनों के बीच सुलह की गुंजाइश कम है। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कई आवेदन दायर किए हैं। इस बीच रमेश के अनुरोध व न्यायमूर्ति दलवी ने दोनों बेटियों के साथ अपने चैम्बर में सुनवाई की। उन्होंने महसूस किया कि बेटियों के मन में पिता के प्रति कड़वाहट है। पिता के प्रति बेटियों के रूखे व्यवहार को देखते हुए न्यायमूर्ति ने माना कि समझाने बुझाने पर भी बात नहीं बनेगी। चैम्बर में सुनवाई के दौरान रमेश ने काफी धैर्यपूर्वक अपनी बेटियों के आरोपों को सुना, लेकिन अपने अधिकार को जताने पर जोर नहीं दिया। बेटियों के पिता के प्रति बेरुखी को देखते हुए न्यायमूर्ति दलवी ने रमेश के आवेदन को खारिज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 99 मुंबई। मास्टर ब्लास्टर के नाम से मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर अब राज्यसभा के सदस्य होंगे। सरकार की ओर से उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, जिसे राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने अनुमोदित भी कर दिया है। दक्षिण भारतीय अभिनेत्री रेखा 57 वर्ष की है। उन्होंने हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ी है और कई पुरस्कार जीते हैं। 80 के दशक में हिंदी सिनेमा में उनकी तूती बोलती थी। रेणुका चौधरी कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि ये अच्छा होगा अगर सचिन राज्यसभा में आए। वे बैटिंग करेंगे और हम उन पर गुंगलियां डालेंगे। इसी तरह उद्योगपति और सामाजिक कार्यकर्ता अनु आगा को भी समाज में उनके योगदान के लिए मनोनीत किया गया है। वे थर्मेक्स इंडस्ट्री की चेयरपर्सन है। वे इस समय सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य भी हैं और भारत के सबसे धनी लोगों की फोर्ब्स की सूची में भी आ चुकी हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय ने बुधवार की रात गृह मंत्रालय को ये नाम भेजे थे और राष्ट्रपति से अनुमोदन लेने के निर्देश दिए थे। वैसे तो राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत सदस्य दलीय आधार पर मनोनीत नहीं होते, लेकिन दल बदल कानून को ध्यान में रखते हुए उन्हें 6 महीने के भीतर ये सूचना सभापति को देनी होती है, अगर वे किसी राजनीतिक दल के साथ अपने आप को संबद्ध करना चाहते हैं। विपक्षी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, अगर सचिन को नामित किया जाता है तो हम चाहेंगे वे सदन को अपना समय दें। ये एक गंभीर काम है। बताया जाता है कि सोनिया गांधी सचिन को शतकों का शतक लगाने पर बधाई देना चाहती थीं, लेकिन सचिन के बचपन के साथी क्रिकेटर विनोद कांबली की प्रतिक्रिया कुछ अलग थी। बीबीसी से उन्होंने कहा, जब मुझे इस बात के बारे में पता चला तो मुझे झटका लगा। हमने बचपन से अपना वक्त एक साथ गुजारा है, इसलिए मुझे इस बारे में झटका लगा। कुछ महीने पहले उन्होंने कहा था कि उन्हें क्रिकेट पर ध्यान देना है और किसी चीज पर नहीं, और वे भारत के लिए जितना लंबा हो सके उतना लंबा खेलना चाहेंगे। मुझे पता नहीं कि वो राजनीति और खेल के बीच कैसे सामंजस्य बिठा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 99 मुंबई। भारतीय उद्योगपतियों से मिले अपने 3 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान शनिवार को मुंबई पहुंचे संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने यहां भारतीय उद्योगपतियों के साथ मिलेनियम विकास लक्ष्य MDG कार्यक्रम के तहत की गई पहल को आगे बढ़ाने से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत की। इससे पहले शनिवार को दिन 11:30 बजे छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मुख्य राज्य शिष्टाचार अधिकारी सुमित मलिक ने महासचिव को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। तत्पश्चात सह्याद्री आकर श्री मून ने राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान से मुलाकात की। कामा और जेजे अस्पताल गए बान की मून ने शहर के कामा और जेजे अस्पताल का दौरा किया। मून और उनकी पत्नी बानसुन टैग ने कामा और जेजे अस्पताल में जाकर ओपीडी के साथ वार्डों का कामकाज देखा। जेजे के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर तात्या लाहाने ने उन्हें HIV कक्ष प्री-ART विभाग की जानकारी दी। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव जेके बांथिया कामा अस्पताल में और सचिव भूषण गगरानी जेजे अस्पताल में बान की मून के स्वागत के लिए मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 99 मुंबई। महाराष्ट्र कल, आज और कल विषय पर 4 और 5 मई को 2 दिवसीय विशेष चर्चा सत्र मुंबई के विधान भवन में आयोजित किया गया है। आधुनिक महाराष्ट्र के शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में परिसंवाद का आयोजन किया गया है। विधानमंडल सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र में जारी विकास कार्यों की इसमें समीक्षा की जाएगी। नए पुराने अनुभवों के आधार आगे की दिशा तय करने में मदद मिलेगी। 4 मई को सुबह 10:30 पर राज्यपाल के शंकर नारायणन विधानमंडल के मुख्य सभागार में परिसंवाद का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार, ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे, लोकसभा पूर्व अध्यक्ष मनोहर जोशी, विधान परिषद के सभापति शिवाजीराव देशमुख और विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वलसे पाटिल इसमें हिस्सा लेंगे।
पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, विपक्ष के नेता एकनाथ खड़से व विनोद तावड़े भी परिसंवाद को संबोधित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 99 मुंबई। किसान महाराष्ट्र का विधाता है तो व्यापार यहाँ का खुदा है। जहाँ गणेश, यीशु, कृष्णा और खुदा को पूजा जाता है, धर्म, संस्कार तथा संस्कृति को माना जाता है। यही महान महाराष्ट्र की गाथा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान महाराष्ट्र की। कल 1 मई महाराष्ट्र दिन, जिसे कामगार दिन के नाम पर भी जाना जाता है। महाराष्ट्र दिन के अवसर पर हमारा उन महान पुरुषों को सलाम करता एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र, हम और आप जिस राष्ट्र पर गर्व करते हैं, जी हाँ, वही है महाराष्ट्र। शिव छत्रपति के जन्म से पावन हुए इस राज्य में गांधी, तिलक, राजगुरु सावरकर जैसे महात्माओं ने अपना बलिदान दे देश की आजादी की जंग का ऐलान इस राज्य की धरती पर किया। इतना ही क्या कम था कि महाराष्ट्र को देश के नक्शे पर एक अहम स्थान दिला इस राज्य की मराठी जनता को संयुक्त महाराष्ट्र देने के लिए 105 शहीदों ने अपना बलिदान दिया। इन बलिदानी वीरों को टीवी 99 का सलाम। माना चल के कभी था मद्रासी, माना चल के था पंजाबी, माना चल के कभी था गुजराती, माना चल के था बंगाली। चाहे कोई भी हो तेरी भाषा, चाहे कोई भी हो बोली, नस नस में दौड़े हैं जो तेरे, पहचान हवा है कहाँ की है, पानी कहाँ का है, मिट्टी कहाँ की। तो बोल दिल के तलों से ये जय 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 महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा, जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र मेरा, गर्जा महाराष्ट्र मेरा, जय जय महाराष्ट्र मेरा, गर्जा महाराष्ट्र मेरा। महाराष्ट्र के पहले प्रसिद्ध शासक सातवाहन ईस्वीसन पूर्व 30 से 225 तक थे, जो कि महाराष्ट्र के संस्थापक थे। उन्होंने अपने पिछले बहुत से साहित्यिक, कलात्मक तथा पुरातत्व प्रमाण छोड़े हैं। उनके शासनकाल में मानव जीवन के हर क्षेत्र में भरपूर प्रगति हुई। इसके बाद वाकाटक आए, जिन्होंने सर्वभारतीय साम्राज्य की स्थापना की। उनके शासनकाल में महाराष्ट्र में शिक्षा, कला तथा धर्म सभी दिशाओं में विकास हुआ। उनके शासन के दौरान ही अजंता की गुफाओं में उच्च कोटि की भित्त चित्र बनाए गए। वाकाटकों के बाद कुछ समय के लिए कलचुरी वंश ने शासन किया और फिर चालुक्य सत्ता में आए। इसके बाद तटवर्ती इलाकों में शिलाहारों के अलावा महाराष्ट्र पर राष्ट्रकूट तथा यादव शासकों का नियंत्रण रहा। यादवों ने मराठी को शासन की भाषा बनाया और दक्षिण के एक बड़े भाग पर अपना आधिपत्य कायम किया। हालांकि बहुमनी शासकों ने महाराष्ट्र तथा इसकी संस्कृति को कुछ हद तक समन्वयित किया, पर छत्रपति शिवाजी के कुशल नेतृत्व में महाराष्ट्र का सर्वांगीण विकास हुआ और ये एक अलग पहचान के साथ उभर कर सामने आए। शिवाजी महाराज ने स्वराज तथा राष्ट्रीयता की एक नई भावना पैदा की। उनकी प्रचंड शक्ति ने मुगलों को भारत के इस भाग में आगे नहीं बढ़ने दिया। पेशवाओं ने दक्षिण के पठार से लेकर पंजाब पर हमला बोलकर मराठाओं का आधिपत्य स्थापित किया। स्वतंत्रता संग्राम में महाराष्ट्र सबसे आगे था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म भी यही हुआ। मुंबई तथा महाराष्ट्र के अन्य शहरों के अनगिनत नेताओं ने पहले तिलक और बाद में महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में कांग्रेस के आंदोलन को आगे बढ़ाया। गांधी जी ने भी अपने आंदोलन का केंद्र महाराष्ट्र को बनाया था और गांधी युग में राष्ट्रवादी देश की राजधानी सेवाग्राम थी। देश के राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के फलस्वरूप 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य का प्रशासनिक प्रादुर्भाव हुआ। ये राज्य आसपास के मराठी क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया, जो कि पहले 4 अलग अलग प्रशासनों के नियंत्रण में था। इनमें मूल ब्रिटिश मुंबई प्रांत में शामिल दमन और गोवा के बीच का जिला, हैदराबाद के निजाम की रियासत के 5 जिले, मध्य प्रांत के दक्षिण 8 जिले तथा आसपास की ऐसी छोटी छोटी रियासतें शामिल थी, जो समीपवर्ती जिलों में मिल गई थी। महाराष्ट्र प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में बसा हुआ है और भौगोलिक दृष्टि से एक समान है। यहाँ का मुंबई बंदरगाह अरब सागर का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। भौतिक दृष्टि से ये राज्य मुख्यतः पठारी है। महाराष्ट्र पठारों का पठार है। इसके उठे हुए पश्चिमी किनारे सह्याद्री पहाड़ियों का निर्माण करते हैं और समुद्र तट के समांतर है।
तथा इसकी ढलान पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर धीरे धीरे बढ़ती है। राज्य के उत्तरी भाग में सातपुड़ा की पहाड़ियाँ है, जबकि अजंता तथा सातमाला पहाड़ियाँ राज्य के मध्य भाग से होकर जाती है। अरब सागर महाराष्ट्र की पश्चिम सीमा का प्रहरी है, जबकि गुजरात और मध्य प्रदेश इसके उत्तर में है। राज्य की पूर्व सीमा पर छत्तीसगढ़ है और कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश इसके दक्षिण में है। महाराष्ट्र के लगभग 65% कामकाजी जनता कृषि तथा संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है। 2003-2004 में 29.4 लाख हेक्टेयर शुद्ध सिंचित क्षेत्र था। यहाँ की प्रमुख फसलें हैं धान, ज्वार, बाजरा, गेहूं, तूर, मूंग, उड़द, चना और अन्य दलहन। ये राज्य तिलहनों का प्रमुख उत्पादक है और मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन प्रमुख तिलहनी फसलें हैं। महत्वपूर्ण नकदी फसलें हैं कपास, गन्ना, हल्दी और सब्जियां। राज्य में 13.66 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के फल जैसे आम, केला, संतरा, अंगूर, काजू आदि की फसलें उगाई जाती है। महाराष्ट्र को पूरे देश का औद्योगिक क्षमता का केंद्र माना जाता है और राज्य की राजधानी मुंबई देश की वित्तीय तथा वाणिज्य गतिविधियों का केंद्र है। राज्य की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। 2004-2005 में राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र 36.36 लाख हेक्टेयर था। 2004-2005 में महाराष्ट्र की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 12,909 मेगावाट थी। राज्य में प्लांट लोड फैक्टर 81.6% था और बिजली उत्पादन 68,507 करोड़ किलोवाट था। मार्च 2005 तक राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 2.29 लाख किलोमीटर थी, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 4,367 किलोमीटर, 33,406 किलोमीटर, प्रमुख जिला सड़कों की 48,824 किलोमीटर, अन्य जिला सड़कों की लंबाई 44,792 किलोमीटर और ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई 97,913 किलोमीटर थी। महाराष्ट्र में 5,527 किलोमीटर रेल मार्ग है। इसमें लगभग 78.6% बड़ी रेल लाइनें, 7.8% मीटर गेज तथा 13.6% छोटी रेल लाइनें हैं। राज्य में कुल 24 हवाई अड्डे, हवाई पट्टियां हैं। इनमें से 17 महाराष्ट्र सरकार के नियंत्रण में है। 4 हवाई अड्डे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के नियंत्रण में है, जबकि बाकी 3 रक्षा मंत्रालय के अधीन है। राज्य सरकार के नियंत्रण वाले हवाई अड्डों पर अभी व्यावसायिक उड़ानों की सुविधा नहीं है। मुंबई प्रमुख बंदरगाह है। राज्य में 2 बड़े और 48 छोटे अधिसूचित बंदरगाह है। यहाँ के महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र है अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कन्हेरी और कार्ला गुफाएं, महाबलेश्वर, माथेरान और पंचगनी, जवाहर, मालशेज घाट, अंबोली, चिखलधारा और पन्हाला पर्वतीय स्थल, पंढरपुर, नासिक, शिरडी, नांदेड़, औधा नागनाथ, त्र्यंबकेश्वर, तुलजापुर, गणपतीपुले, भीमाशंकर, हरिहरेश्वर, शेगाव, कोल्हापुर, जेजुरी तथा अंबेजोगाई प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है। महाराष्ट्र भारत का एक राज्य जो भारत के दक्षिण मध्य में स्थित है। इसकी गिनती भारत के सभी धनी राज्यों में से की जाती है, जो भारत का सबसे बड़ा शहर और देश की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। इस राज्य का निर्माण 1 मई 1960 को मराठी भाषी लोगों की मांग पर किया गया। यहाँ मराठी ज्यादा बोली जाती है। महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना के 50 साल पूरे हो गए हैं। आज मजदूर दिवस पर जिस महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, तभी ये दोनों राज्य मुंबई के हिस्से थे। लेकिन जब इसे मुंबई राज्य से महाराष्ट्र और गुजरात के गठन का प्रस्ताव आया, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मुंबई को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने की वकालत की। उनका तर्क था कि अगर मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी बने रहना है तो ऐसा करना जरूरी है। लेकिन पंडित नेहरू की नहीं चली। देश के पहले वित्त मंत्री और वित्त विशेषज्ञ चिंतामणि देशमुख ने इसका प्रखर विरोध किया और इसी मुद्दे पर केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। मुंबई को महाराष्ट्र में रखने के लिए जबरदस्त आंदोलन चला, जिसमें कुल 80 लोगों की आहुति हुई। लेकिन आखिरकार मुंबई महाराष्ट्र की हुई। लेकिन दुर्भाग्य ही कहेंगे कि जिस कांग्रेस के शीर्ष नेता ने मुंबई को महाराष्ट्र में न मिलने की वकालत की, आज उन्हीं पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनीति वंशज मुंबई के लिए पूरे महाराष्ट्र की अवहेलना कर रहे हैं,
जो मुंबई सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से महाराष्ट्र का अभिन्न अंग थी, कांग्रेस ने उसे शेष भारत से जोड़ने की बजाय दुनिया के उन संस्कृतियों से जोड़ दिया है जिनका महाराष्ट्र तो छोड़िए राष्ट्र से ही कुछ लेना देना नहीं है। चिंतामणिराव देशमुख उस दौर के जाने माने वित्त विशेषज्ञ थे। इसी का परिणाम है कि 1946 में लॉर्ड बेवेल ने उनके सामने अंतरिम सरकार का वित्त मंत्री बनने का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने मना कर दिया था। 1950 में जब देश में पहली पूर्ण संवैधानिक सरकार बनी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार फिर चिंतामणिराव देशमुख के सामने वित्त मंत्री बनने का प्रस्ताव रखा। चिंतामणिराव देशमुख ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि उनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, लेकिन पंडित नेहरू के आग्रह पर उन्होंने वित्त मंत्री बनने का आग्रह इस शर्त के साथ स्वीकार किया कि जब कभी दोनों के बीच सैद्धांतिक मतभेद उभरेगा तो वो इस्तीफा दे देंगे। देश में संप्रभु सरकार के गठन के 5 साल बाद अलग महाराष्ट्र का आंदोलन शुरू हो गया। पहली बार 21 नवंबर 1955 को मिल मजदूरों ने संयुक्त महाराष्ट्र कृति समिति के आह्वान पर एक बंद का आयोजन किया, जिसमें 4 लाख से अधिक मजदूर शामिल हुए। इस आंदोलन में जिस महाराष्ट्र का प्रस्ताव किया गया था उसमें मुंबई भी शामिल थी। इस आंदोलन पर मुंबई के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी भाई देसाई के आदेश पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और गोलीबारी तक की गई। इसके परिणाम स्वरूप 18 लोग मारे गए, लेकिन आंदोलन नहीं रुका। जनवरी 1956 में एक बार फिर सरकार ने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन समिति के आंदोलन को दबाने की कोशिश की। दमन की इन दोनों घटनाओं में कुल 80 लोग मारे गए और 450 से अधिक लोग घायल हुए। चिंतामणिराव देशमुख ने मांग की कि इन घटनाओं की न्यायिक जांच करवाई जाए और अलग राज्य के लिए बने आयोग का जब तक अपनी आखिरी राय नहीं बता देता तब तक मुंबई को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने की घोषणा न की जाए। मुंबई जब एक बृहद राज्य था तो उसके संसाधनों का उपयोग करके ब्रिटेन ने अपनी संपत्ति बढ़ाई। इसी का परिणाम है कि देश की पहली रेलवे लाइन मुंबई में बिछाई गई, क्योंकि अंग्रेजों को कोलकाता से अधिक विकसित बंदरगाह मुंबई का लगा। सिर्फ बंदरगाह की ही बात नहीं थी, बंदरगाह से जिस कच्चे माल की सबसे अधिक जरूरत थी वो महाराष्ट्र के पास था। 1886 में अमेरिका में कपास की फसल का सत्यानाश हो गया था, इसलिए अंग्रेजों ने 1852 में पहली रेल चलाने के साथ ही 1854 में पहली कपड़ा मिल की स्थापना की। आज उसी महाराष्ट्र पर 1,83,000 करोड़ से अधिक का कर्ज है। दुर्भाग्य देखिए कि जिस मुंबई को महाराष्ट्र में मिलने का कांग्रेसी विरोध कर रहे थे वो आज इसके आसपास से सिमट कर रह गए हैं। जिन्होंने मुंबई को महाराष्ट्र में लाने के लिए बलिदान दिया था उनका अस्तित्व ही समाप्त कर दिया गया। मिलों को बंद करके माल बना दिए गए, मजदूरों को भगाकर इसे बिछोलियों का ऐसा शहर बना दिया जिनका न तो महाराष्ट्र से कुछ लेना देना है और न ही राष्ट्र से। मुंबई से जिस महाराष्ट्र की यात्रा शुरू हुई थी वो एक बार फिर मुंबई पर ही आकर टिक गई है, लेकिन ये मुंबई महाराष्ट्र की होकर भी महाराष्ट्र की बिल्कुल ही नहीं रह गई है। बोलो इसको। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 99। खबर महाराष्ट्र में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ ताजा खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देश की वित्तीय राजधानी, जिसकी संस्कृति, जिसका इतिहास, जिसकी परंपरा गौरवशाली है, जहां आतंकवादियों और अपराधियों का भी मनोबल टूट जाता है। जिसकी राजधानी एक माया नगरी है। खबर महाराष्ट्र देखिए हर रात 9 बजे